हाँ जी। तो 2024 आरएस प्रीलिम्स के लिए इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज का लेक्चर बस 5-10 मिनट का ही होगा, मैक्सिमम 10-15 मिनट का होगा। आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं देखो, हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडेक्स क्या है आज हमारा? भाई इंडियन इकोनॉमी क्यों पढ़ रहे हैं हम? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वेटेज क्या है इंडियन इकोनॉमी का, क्या पढ़ना जरूरी है, क्या इसके बिना भी प्रीलिम्स क्लियर किया जा सकता है क्या? और जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हाँ यार पढ़ना जरूरी है, तो फिर प्लान या आउटपुट टेबल जिसे मैं बोलता हूँ कि हम किस किस तरीके से लेक्चर्स में प्रोसीड करेंगे। लेक्चर की एक पर्टिकुलर लेक्चर की, मान लो मुद्रास्फीति हम पढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हम पढ़ रहे हैं, या फिर मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं, तो उस लेक्चर का आउटलाइन क्या होगा, हम कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे उस लेक्चर को, सोर्सेज क्या क्या होंगे, मैं क्या क्या सोर्स कवर करूंगा, ताकि आपके दिमाग से टेंशन हट जाए कि अच्छा यार ये सब नहीं पढ़ना है अपने को, बस इन लेक्चर्स को पढ़ना है और अपना काम हो जाएगा। ठीक है। बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी नॉइस आ सकती है क्योंकि आसपास भजन वगैरह चल रहे हैं, अपन इंडिया का कल्चर है, टॉलरेंस जो हमारी नीति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अ, सारे धर्मों का हमें रिस्पेक्ट करते हुए टॉलरेट करना है इन सब चीज़ों को चाहे वो नमाज हो, चाहे भजन कीर्तन हो। तो थोड़ा सा आप वो कर लेना। हालांकि मैंने नॉइस कैंसिलेशन लगा रखा है तो उतनी दिक्कत आ नहीं रही होगी आपको। ठीक है। तो शुरू करते हैं साहब। क्यों भाई इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स? यदि हम प्रीलिम्स का एनालिसिस करें, लास्ट ईयर प्रीलिम्स का, तो 2023 में 8 क्वेश्चन आए थे इंडियन इकोनॉमी से, 2021 में 5 आए थे, 2018 में 7 क्वेश्चन आए थे और 2016 में 8 क्वेश्चन आए थे। मतलब एवरेज 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि लगभग 10 से 12 मार्क्स के होते हैं। और देखो, बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स है, ये सब लोग पढ़ के जा रहे हैं, इनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, जैसा मैंने प्रीलिम्स में आपको आउटलाइन में बताया था। लेकिन ये सब करने के बाद में आप 80-90 नंबर ले आते हो, उसके बाद में इन 80-90 से 100 या 110 या 110 जाने में जो असली जोर आता है ना, वो इन्हीं सब्जेक्ट के कारण आता है। क्योंकि जैसे इंडियन इकोनॉमी हो गया, ये थोड़े जैसे यूपीएससी वालों के लिए या फिर आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट के लिए राजस्थान हिस्ट्री हो गया, ये सब टिपिकल सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं, इसलिए आप इनको छोड़ नहीं सकते। तो एक तो 10 से 12 मार्क्स का सीधा सीधा फायदा आपको प्रीलिम्स में होता है इंडियन इकोनॉमी से, जो कि आपके कट ऑफ क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, मेंस में तो भाई इंडियन इकोनॉमी आएगी आएगी। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मेंस में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होती है, तो आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए इंडियन इकोनॉमी के। तो हम सारे कॉन्सेप्ट जो है, जैसे रेपो रेट वाली चीज हो गई, इन्फ्लेशन वाली, जो भी जितने भी जिसे कॉन्सेप्चुअल चीज है ना, वो हम सारी कवर कर लेंगे। इससे आपका डर खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे, राजस्थान पत्रिका पढ़ते होंगे, दैनिक भास्कर पढ़ते होंगे, तो एक इकोनॉमी का अलग से पृष्ठ आता है। मैं गारंटी देता हूँ 10 से 12 लेक्चर के बाद में वो पृष्ठ आपको मजा देने लग जाएगा, वो डर खत्म हो जाएगा इकोनॉमी का। जो बड़ी बड़ी बातें लिखी आती है यार, आईपीओ हो गया, इसका वो हो गया, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी घटा दी, बहुत सारी टाइप की जो न्यूज आती है ना, वो सब बहुत अच्छी लगने लग जाएगी आपको, डर खत्म हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी का, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ जाएगी। तो ये अपना एम रहेगा, 10 से 12 मार्क्स मेंस का अपने को कवरेज करना है और डर को खत्म करना है। ठीक है, आगे चलते साहब। अब इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस बहुत वास्ट है यार, मतलब यूपीएससी के सिलेबस के बराबर है। यूपीएससी में भी इतना ही सिलेबस है और भी इससे कम ही चीजें होंगी। ठीक है, बहुत बहुत मतलब देखो कितना बड़ा सिलेबस है। हिंदी में भी बात करूँ तो ये है। और दूसरा, ये अरेंज्ड बहुत हैपेजार्ड मैनर से किया हुआ है, मतलब एक एक सीक्वेंस नहीं है। पहले देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इन्होंने गरीबी और बेरोजगारी को यहाँ रख दिया, और कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान बिल्कुल अलग रख दिया, सामाजिक इसमें अलग अलग है। जैसे बजट निर्माण और बैंकिंग यहाँ पे रख दिया, लेकिन राजकोषीय नीति इधर रख दिया, जबकि ये भी बजट निर्माण का ही भाग होता है। लेकिन अपन ने क्या किया, अपन ने इनको अरेंज कर दिया है। इस पे अपन आते हैं, जैसे टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन काफी रिलेटेड टॉपिक्स है भाई। मौद्रिक नीति क्या होती है अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो वन ऑफ द एम ऑफ मौद्रिक नीति इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति होती है, एक उसका एम ये होता है, एक लक्ष्य ये होता है। तो हमने दोनों को एक साथ रख दिया ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से आए, ताकि माइंड में मैप बन जाए कि अच्छा अच्छा ये चीजें होती तो ये होता है। मौद्रिक नीति हम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे कि मौद्रिक नीति होती क्या है, इसके क्या क्या टूल्स है, मतलब एक पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगी। जैसे अपन मूवी देखते हैं ना, वैसे इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 14-15 लेक्चर में, हालांकि 14-15 लेक्चर नहीं होंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये 20 मिनट के टॉपिक है। ई कॉमर्स अकाउंटिंग, ये भी 15-20 मिनट के टॉपिक है, इनसे सवाल भी नहीं आते। तो इनको मैं एक ही लेक्चर में कवर कर दूंगा, 5-6 टॉपिक को। तो हो सकता है कि अपन 10 लेक्चर में ही खत्म कर दे, हो सकता है 8-7 लेक्चर में ही खत्म कर दे, हो सकता है 13-14 लेक्चर में करें। तो ये धीरे धीरे जब अपन चलते जाएंगे, जैसे मैं शूट करूंगा, शूट करने के बाद मुझे पता लगेगा अच्छा यार ये तो 20 मिनट का टॉपिक है, तो फिर मैं 4-5 टॉपिक को मर्ज कर दूंगा। लेकिन ये गारंटी है कि ए टू जेड पूरा कवर करवाएंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। अनलेस एंड अनटिल अकाउंटिंग से क्वेश्चन आते भी नहीं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत देख लूंगा एनसीईआरटी आरबीसी वगैरह से। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। अल्टरनेटिव डे अपनी क्लासेज होगी। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लासेस साथ के साथ देखते जाओ ताकि बर्डन नहीं हो।
ये 15 दिसंबर तक क्लासेस खत्म हो जाएगी। उसके बाद में आपके पास 1.5 से ज़्यादा महीना रहेगा रिवीजन करने के लिए। और 15 दिसंबर के बाद में आपको A4 नोट्स, अभी तो आपको पीपीटी मिलेगी, आपको A4 नोट्स भी दे दिए जाएंगे, ठीक है, उन पे बात करते हैं। अब देखो सिलेबस भी ऐसा नहीं कि इवन है कि भाई सबसे इक्वली आ रहे हैं। देखो उधर वाले तो मैंने काट ही दिए, जैसे अकाउंटिंग हो गया, ई कॉमर्स है, उनसे तो सवाल आते ही नहीं है। जो मैक्सिमम सवाल आते हैं उन 4-5 टॉपिक से आते हैं। 50% इकोनॉमी जो आती है, 4-5 सवाल जो आते हैं वो इनसे आते हैं, बजट से, बैंकिंग से, पब्लिक फाइनेंस हो गया, लोक वित्त हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, इनकम जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाली जो चीज़ है उससे आते हैं। उसके बाद में फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह से आते हैं, और ये इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। इन्फ्लेशन से आते हैं, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और ये जो स्कीम्स वगैरह उससे आते हैं। स्कीम से हालांकि करंट से भी इकोनॉमी में स्कीम्स आती है तो वहां से भी बढ़ जाता है मामला, ठीक है। तो इस तरीके से इसी आधार पे मैंने लेक्चर्स डिजाइन किए कि जिस टॉपिक की ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए लेक्चर्स में भी, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट अपना मैक्सिमम सही होना चाहिए। अब एक पर्टिकुलर, ये तो हो गया अपना कि इतने इतने लेक्चर्स में हम इकोनॉमी करेंगे। एक पर्टिकुलर लेक्चर की आउटलाइन क्या रहेगी भाई? सबसे पहले हम लेक्चर को पढ़ेंगे पूरा, हम जो भी, जैसे मान लो मैं मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति पढ़ा रहा हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन में पढ़ा रहा हूँ, तो पूरा अच्छे से पहले अपन कवर कर लेंगे कि क्या होती है मौद्रिक नीति, इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अलग अलग सेक्टर्स पे क्या इंपैक्ट होता है इसका, है ना, अलग अलग टाइप की इन्फ्लेशन जो भी सीपीआई डब्ल्यूपीआई, सारी तरीके से हम चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम थोड़े पीवाईक्यूज देख लेंगे उससे रिलेटेड, ताकि अपना कॉन्फिडेंस बढ़े कि अच्छा यार लेक्चर में सारी चीजें तो कवर हो गई और आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो भी अपने से हो जाएंगे। और उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम देंगे आपको 100 डेज प्रोग्राम में। तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ बनाते जाऊंगा, फिर जैसे ही अपने ये लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे आपको 100-150 प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे टेस्ट सीरीज में और 100 डेज में मिला के। तो 150 क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन आपको दिया जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, बिलीव मी। तो इस तरीके से आपने लेक्चर का आउटलाइन रहेगा, मतलब हम पढ़ भी रहे हैं, हम डर भी खत्म कर रहे हैं पीवाईक्यूज को करके, और हम आगे आने वाले सवालों के लिए प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये क्यों बंद हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। सोर्स क्या क्या है? देखो भाई, आरबीएससी है, एनसीईआरटी है, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आरबीएससी की 9th क्लास और 10th क्लास की बुक्स है ना, एसएसटी की, उनके कुछ फिक्स चैप्टर है, उनसे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा 11th और 12th की जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाली, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक ज्योग्राफी में भी होते हैं ना, ह्यूमन डेवलपमेंट वाले और वो सब, तो उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो तो कवर करने ही करने, मतलब अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना है। कितने भी बड़ी बड़ी किताबें हम पढ़ ले, लेकिन जड़ों को तो, इन सबको तो कवर करना ही करना है। साथ में मैं क्या क्या ले रहा हूँ, देखो आरबीएससी एनसीईआरटी मैं कवर करूंगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है आपको, जैसे ये एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th क्लास की। उसके अलावा एक रमेश सिंह नाम से एक बुक आती है, आज ही मैंने ऑफलाइन भी मंगवा ली, क्योंकि थोड़ा ऑफलाइन पढ़ने में मजा भी आता है। ये आपको दिख रही होगी भाई, ये सब बुक्स मंगवाने में 1,500 से 2,000 रुपये का खर्चा हो गया। मैं अभी फोन पे नंबर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप फोन पे कर देना, ठीक है। उसके अलावा मुंडाल सर, क्योंकि अपडेटेड बहुत सारी चीज़ें और चीज़ें आसान कर देते हैं, तो मुंडाल सर के एंड आउट वगैरह पढ़ के मैं आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से। और उसके अलावा एक 3 इकोनॉमिक्स नाम से एक बुक है, डेविड सेफ्रो और डेनियल मैकडोनाल्ड नाम से, फॉरेन अथर है, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स समझा रखी है, तो वो भी मैं पढ़ रहा हूँ। देखो ये सब चीज़ें मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। एक टीचर को ऐसा होता है कि टीचर यदि 100 चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको 500 चीज़ें आनी चाहिए, तभी वो अच्छे से आपको समझा पाएगा। तो इसलिए ये मेरा बैकग्राउंड है, मेरा बैकग्राउंड रिसर्च मान सकते हो आप इसको। आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ाई जाएगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ जाएगी, ठीक है। मैं भले ही 70 किताबें पढ़ूँ, वो मेरा शौक भी है, कुछ भी मान लो आप उसको ना, तो बाकी आपका पूरा काम हो जाएगा, आपको ये सब सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब सोर्स के लिए मैं हूं ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना। आगे चलते हैं। कुछ चीजों के लिए मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूं कि हो सकता है कभी कभी लेक्चर्स 1-2 दिन डिले हो जाए। कोशिश करेंगे 15 दिसंबर तक पूरा खत्म करने की, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, जैसे वेबसाइट में आजकल मैं कोडिंग भी सीख रहा हूँ चैट जीपीटी की मदद से, तो राजा आरएस वाली वेबसाइट देखो अभी कितनी सही हो गई है ना, तो वो अपन कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे प्री का कभी कभी आ जाता है, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाती है तो वो संभालना पड़ता है, मेंस का कभी कभी कुछ आ जाता है, तो इसमें डिले हो जाती है चीजें, है ना। कंपनी के बहुत सारी चीज़ें होती है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है, इनकम टीडीएस फाइल करना होता है, सैलरी, बहुत हज़ारों चीज़ें होती है, तो उनमें कभी कभी चीज़ें डिले हो सकती है। लेकिन कोई भी काम शुरू कनेक्ट पे अपन ने किया है तो उसको खत्म जरूर किया है, चाहे 100 डेज हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो 60 डेज पेपर 4 का हो, कुछ भी हो, तो ये भी शुरू किया है तो खत्म तो करेंगे। तो 1-2 दिन डिले हो सकता है, आप जब भी लेक्चर आए फटाफट से 1-2 घंटे देके उसको निपटा दो, सीधी सी बात ये है। नोट्स आप खुद के बनाते रहो, पेन और पेज हमेशा लेके बैठना है लेक्चर्स में। A4 के जो अभी आपको पीपीटी मिलती जाएगी, A4 के नोट्स आपको लास्ट में दे देंगे हम आपको, है ना। ये सारी पीपीटीज को A4 में कन्वर्ट करके इस तरीके के 40-50 पेज के नोट्स हम आपको दे देंगे 15 दिसंबर के बाद में। उसके बाद में आपको 1.5 महीने मिलेगा, तो लेक्चर से आप पहले ही देख लेना ताकि आपका क्विक रिवीजन वहां से हो जाए, ठीक है। उसमें पीवाईक्यू वगैरह सब डाल देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं।
टॉपिक्स मिक्स मैच मैंने बताई दिया आपको कि जरूरी नहीं कि हम 15 लेक्चर में ही करें, हो सकता है कि हम इन पूरे लास्ट के 12 13 14 को एक ही में निपटा दें, हो सकता है कि 9 10 11 को एक ही में निपटा दें, वो समय के साथ होता जाएगा, उससे कोई लगभग हर लेक्चर में कोशिश करूंगा 1 1.5 घंटे का हो, ताकि आप बोर भी नहीं हो ज़्यादा हो तो, और आपका कम लेक्चर्स में काम खत्म हो जाए, 8 10 11 लेक्चर्स में काम खत्म हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आपको 150 टॉप क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक आपको, आप यदि किसी भी हमारे कोर्स में जो हो, चाहे रीपा में, एडवांस में, मिनी, लाइट में हो, या फिर टेस्ट सीरीज में हो, किसी में हो, तो आपको क्वेश्चन बैंक दे दी जाएगी। फ्री वालों को भी मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वो 100 डेज है उनका तो क्वेश्चन बैंक दे ही दिया जाए, ठीक है। अब हर चीज़ फ्री नहीं दे सकते ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। अब देखो ये 1500 2000 की तो किताबें आ गई, सैलरी देनी पड़ती है, ये डिवाइसेज है, बहुत सारी चीज़ें। अब आप समझदार, आपको क्या ही समझाऊं, ठीक है। 3 पर्पज होंगे लेक्चर के। पहला डर खत्म, जैसे मैंने बोला था कि भाई जैसे मुद्रास्फीति है, स्फीति का मतलब क्या होता है ये कोई बताता ही नहीं। स्फीति का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। जब मुद्रा प्रचुर मात्रा में हो जाती है तो मुद्रास्फीति हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है। जब भाई सबके पास ही पैसा हो गया तो सब लोग गाड़ी लेने को भागेंगे, सब लोग गाड़ी लेने भागेंगे। कोई इनोवा खड़ी है ना, तो मैं दे रहा हूँ कि 100 रुपये, मैं दूंगा नहीं, मैं तो 200 रुपये दूंगा। तीसरा बोलेगा मैं तो 500 रुपये दूंगा, तो अपने आप ही उस गाड़ी की कीमत बढ़ गई ना। जो गाड़ी वाला है वो तो 500 रुपये वाले को बेचेगा। तो जो गाड़ी पहले 100 रुपये में बिक रही थी अब 500 रुपये में बिकने लग गई। क्यों? क्योंकि सबके पास ही मुद्रा हो गई, मुद्रा की प्रचुरता हो गई। इन्फ्लेशन यही तो होता है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, अपस्फीति क्या होता है, अपस्फीति क्या होता है, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। अच्छे से आपको रियल लाइफ एग्जांपल से मैं, जैसे ये देखो असली वाले नोट, 5 रुपए वाला नोट, है ना, इस तरीके से, ताकि डर खत्म हो जाए। इकोनॉमिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है यार, ठीक है। तो डर आपका खत्म कर दूंगा मैं, आप टेंशन मतलब। उसके अलावा प्रैक्टिकलिटी, जो न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग्स है वो मैं आपको बताऊंगा कि देखो यार अभी आरबीआई ना पिछले बहुत दिनों से 18 महीने से रेपो रेट को चेंज ही नहीं कर रहा। तो और ये देखो यूएस ने अपनी रेट, फेडरल रेट कट कर दी, तो फिर इंडिया में क्यों रेपो रेट कट करने के लिए दिया जा रहा है? तो क्या रिलेशनशिप है? क्यों? क्योंकि एग्जाम की यूटिलिटी भी है। तीसरा पर्पज है एग्जाम यूटिलिटी। सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने को एग्जाम भी क्लियर करना है। ज्ञान कहानी चलती रहेगी, ये अच्छी बात है ज्ञान लेना, लेकिन एग्जाम को नहीं भूलना है। तो देखो क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन सीपीआई इंक्रीजेज इफ, रिलेशनशिप पूछ रहा है कि रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होगा तो क्या सीपीआई इंक्रीज होगा, क्या बैंक रेट डिक्रीज, रिलेशनशिप पूछ रहा है ना। तो ये सब हम प्रैक्टिकलिटी और इन सब से यदि हम सोचना सीखेंगे ना कि इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन वाला और ये क्या नाम है, बैंक रेट, ये मौद्रिक नीति, दोनों को इन्होंने क्या रिलेट कर दिया। ये टॉपिक दोनों से, इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है, एक सिंगल टॉपिक से नहीं है। तो हम सोचना सीखेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको एग्जाम में ही सोचना पड़ेगा। एक बार सोचना आ गया तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 2 महीने बाद में आप मेरे को एसडीएफ और एमएसएफ में डिफरेंस पूछोगे ना, मैं एक तरीके से हैंग हो जाऊंगा एक तरीके से कि यार पढ़ा तो था, यार पढ़ाया तो था बच्चों को, एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, स्टैट्यूटरी एसएलआर क्या होता है, ये सब। क्योंकि रिवीजन, भाई आप ना, जैसे आपके पास बहुत महंगी गाड़ी हो, ओडी हो, बीएमडब्ल्यू हो, और क्या क्या होती है, वो एक ऐसा वाला सिंबल होता है ना, क्या होता है यार, ये नाम ही भूल गया मैं तो इस गाड़ी का। हाँ, ओडी मान लो आप। तो ओडी आपकी बहुत करोड़ों की गाड़ी है, उसका शीशा बहुत बहुत महंगा है, उसका मतलब 5-7 लाख का। तो उसका जो फ्रंट जो मिरर है ना, वही है शीशा जो आप सामने देखते हो ना, बहुत अच्छा है वो, लेकिन उस पर धूल जमी हुई है। तो आपको सामने क्या विजिबिलिटी उतनी क्लियर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। आप मतलब अल्टो हो गया या फिर नैनो हो गया, उससे भी कम विजिबिलिटी आ पाएगी। तो ठीक वैसे ही अपनी मेमोरी पे धूल जम जाती है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, मैं कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी स्मार्ट हूं, मैं कितने भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो मेरे को, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ चीजें, लेकिन यदि मैं उस धूल को साफ नहीं करूंगा, यदि मैं रिवाइज नहीं करूंगा, तो मैं अटक जाऊंगा। सीधी सी बात ये। तो ठीक वैसे ही वो एक कपड़ा रखो और उस शीशे को साफ करते रहो। तो जैसे एक बार आपने लेक्चर ले लिया, फिर जैसे A4 नोट्स आए 15 दिसंबर को, आपने एक बार फटाफट से 40-50 पेज एक दिन में 2 दिन में बैठ के रिवाइज कर लिया, धूल साफ कर दी। फिर आखिरी में जाते जाते एक बार और धूल साफ कर दी। 3 बार धूल साफ करोगे, आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, आप गंतव्य तक पहुंच जाओगे। ठीक वैसे में होता है, क्योंकि जैसे कभी कभी अब मैं इकोनॉमी भी पढ़ा रहा हूँ, 1 महीने में इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, मुझे सब कुछ आता होगा, कुछ भी पूछ लो, लेकिन मैं फिर बिजी हो जाऊंगा, मैं वेबसाइट में बिजी हो जाऊंगा, मैं अपने कंपनी के कामों में इनमें बिजी हो जाऊंगा, है ना, मैं मेंस में बिजी हूँ, कहीं कहीं कुछ एथिक्स में बिजी हो जाऊंगा, इकोनॉमी गायब, कंप्लीटली गायब। मुझे खुद ही शर्म आने लग जाएगी कि यार मैं इकोनॉमी का टीचर हूँ। लेकिन जैसे ही मैं 2 दिन इकोनॉमी को, 3 दिन इकोनॉमी को दूंगा, वापस रिफ्रेश हो जाती है चीजें। तो सबके साथ होता है। बहुत सारे कमेंट्स में बच्चे पूछते हैं कि यार कि नियोन भाई यार याद नहीं होती चीजें। तो सिंपल सा है, रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और कहीं से शॉर्ट नोट्स मिल जाए तो वो बेटर है। खुद के बनाना बेस्ट होता है, ठीक है। तो मेरी मांग क्या है भाई, अब देखो ये जो कोर्स है पेड भी ला सकता था, आराम से बच्चे आते हैं, क्योंकि पिछली बार गौरव भाई के चैनल पे पढ़ाया था, 5-7 हज़ार व्यूज आराम से आ जाते थे।
लेकिन अभी ऐसा है कि मुझे मतलब हमें भी ऐसा है कि हमें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है, वो सारे लोग नहीं दे सकते अभी पैसा, तो मेरी मांग अभी पैसा नहीं है, अभी मेरी मांग है, और हम चैरिटी नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं, आप भी अपने लिए करो, मतलब आप हमसे पढ़ो, सिलेक्शन लो और निकलो, ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, आपका सिलेक्शन देंगे, हम बड़े बनेंगे, सिंपल सी बात ये, बोथ साइड लव है, वन साइडेड लव अफेयर्स काम नहीं करते। तो मेरी मांग सिंपल सी है यार, कमेंट्स कर देना, अच्छे बुरे, प्रशंसा, गालियां, लाइक डिसलाइक जो भी, लेकिन डोरमेंट मत रहना। सबसे गंदी चीज लगती है कि आप लेक्चर देख के चले जाते हो और कोई न तो कोई कमेंट करता, आप डाउट्स पूछ सकते हो कमेंट्स में, वैसे यूजुअली मैं पढ़ाता हूँ तो डाउट्स बचते नहीं है, ऐसा एक्सपीरियंस है, बट फिर भी ठीक है कि आपको कुछ भी डाउट हो, कितना भी ट्रिवियल डाउट हो, आप पूछो, मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा आपको कमेंट बॉक्स में। दूसरा, आपको लगे कि हाँ यार मजा आ रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ने में, तो 10 लेक्चर है तो 10 लेक्चर में 10 के 10 में कमेंट कर दो यार, कुछ नहीं बिगड़ता आपका, लेकिन इधर बहुत मोटिवेशन मिलता है, इधर बूस्ट मिलता है, और मतलब रमेश सिंह 3 मुंडाल सर के नोट्स और भी सोर्सेज कवर करने की इच्छा होती है जब कमेंट्स आते हैं, तो है ना, लाइक कर दिया करो। अच्छा, इट्स बोथ वे, यदि आपको नहीं कहीं पे लगे कि यार नहीं मेहनत कर रहा सामने वाला, या फिर नहीं समझा पा रहा, तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्रिटिसिज्म भी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट भी थोड़ा ढंग के होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई तू फालतू है, ये वो, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो कि यार ये चीज तुम ढंग से कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो भाई एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है, ये तो मैं बोलने लायक ही नहीं बचा आजकल, एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रहा। हाँ, हेल्दी हेल्दी खाना खाना है, और दोस्त और फैमिली मेंबर्स के टच में रहना है। थैंक यू सो मच। ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो लाइक कर दो, कनेक्ट के जो भी इनिशिएटिव अच्छे लगते हैं उनको लाइक कर दिया करो, नहीं लगते तो डिसलाइक कर दिया करो, कमेंट वगैरह कर दिया करो, और सब्सक्राइब कर लो यार, आप बहुत सारे लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर दिया करो, अच्छी बात है सब्सक्राइब करना। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं, अच्छे से करेंगे इकोनॉमी, टेंशन मत लो आप, है ना, बाय बाय।